नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। काशी तमिल संगमम भले ही संपन्न हो गया हो, समाप्त हो गया हो, लेकिन ये शुरुआत है साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने की। ये शुरुआत है शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म, रोजगार, पर्यटन को आगे बढ़ाने की, क्योंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सिर्फ संस्कृति या आध्यात्म को ही बढ़ावा न मिले, रोजगार को भी बढ़ावा मिले, जो दूसरी संभावनाएं हैं वो भी उभर के आए। और काशी तमिल संगमम में ये साफ तौर पर देखने को मिला कि पिछले 30 दिनों में 12 से अधिक जो समूह वो काशी की धरती पर पहुंचे तमिलनाडु से, और अलग अलग क्षेत्रों के थे। हम चाहे ग्रामीणों की बात करें, किसानों की बात करें, या फिर मंदिर से जुड़े जो लोग थे, या इसके साथ साथ बिजनेसमैन, छात्र, विद्यार्थी, ये सब अलग अलग 12 ग्रुपों में, 12 समूहों में काशी पहुंचे। और मकसद यही था कि लगातार जो संस्कृति है, चाहे काशी की संस्कृति की बात करें या फिर तमिलनाडु की संस्कृति की बात करें, उसको बढ़ावा दिया जाए, आध्यात्म को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इन सभी के बीच पर्यटन, भाषा का विस्तार, क्योंकि अभी समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नई शिक्षा जो नीति आई है उसके माध्यम से हिंदी को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, लेकिन हिंदी के साथ साथ जो स्थानीय भाषा है, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने एक बड़ी बात कही और उन्होंने तमिलनाडु सरकार से आग्रह भी किया, निवेदन भी किया कि लॉ की पढ़ाई यानी कि कानून की पढ़ाई, और इसके साथ साथ जो मेडिकल की पढ़ाई है वो तमिल भाषा में हो, यानी कि तमिल भाषा को और विस्तार दिया जाए। और हम सभी जानते हैं कि जब हम तमिल भाषा की बात करते हैं तो तमिल भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषाओं में से मानी जाती है। उसकी अपनी एक ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, और इसीलिए तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसको लगातार विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सभी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इन सभी कार्यक्रमों में अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों की बड़ी भूमिका रही। हम चाहे शिक्षा मंत्रालय की बात करें, पर्यटन मंत्रालय की बात करें, या फिर जिला प्रशासन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, इन सबकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज एक खास कार्यक्रम में, चर्चा में हम 1 घंटे इसी बातों पर चर्चा करेंगे कि जो काशी तमिल संगमम रहा है, जो 30 दिन का एक महाअभियान था, एक महापर्व था, जो काशी में मनाया जा रहा है, एक उत्सव की तरह था, उसके आने वाले दिनों में क्या परिणाम होंगे, आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और जब हम बदलावों की बात करते हैं तो वो बदलाव सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं, वो बदलाव रोजगार की दृष्टिकोण से, वो बदलाव युवाओं की जानकारी की दृष्टिकोण से, और युवाओं को भी इन सभी से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि काशी तमिल संगमम जो 30 दिन हुआ, क्या कुछ बड़ी बातें रही। पेश है खास रिपोर्ट। नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औपचारिक शुरुआत से शुरू हुआ माह भर चलने वाला काशी तमिल संगमम का आज समापन हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ काशी तमिल संगमम ने कई आयामों को आगे बढ़ाया है। तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध बहुत पुराना है। धर्म, संस्कृति और शिक्षा की ये दो नगरी देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है। तमिलनाडु से आए 12 समूहों के स्वागत संपन्न के लिए हुए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों ने इस महोत्सव को जीवंत कर दिया। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, साहित्य, नवाचारी, धर्माचार्य और संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने शिरकत की थी। आए हुए इन लोगों को काशी के साथ प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण कराया गया, ताकि सिर्फ काशी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की धार्मिक महत्ता और संस्कृति को करीब से देख सके, समझ सके। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि तमिल की पुरानी संस्कृति को और जीवंत करने के साथ ही इन दोनों संस्कृतियों, विरासत, ऐतिहासिकता और पौराणिकता से आज के युवा परिचित हो सके। इसी के लिए वाराणसी में संगमम का आगाज किया गया। तकरीबन 1 महीने तक चले समारोह में तमिलनाडु और काशी की साझा संस्कृतियों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर दिन काशीवासियों ने समृद्ध तमिल सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी। ग्रामीण परिवेश, साझा संस्कृति, कारीगरी, हस्तकला पर संवाद के दौरान बनारस और तमिलनाडु के लोगों ने एक दूसरे को समझा और पहचाना। काशी से तमिलनाडु के विशेष जुड़ाव पर परिचर्चा के साथ दोनों स्थानों की समानता और महत्व को भी दर्शाया गया। मेहमानों को काशी में बसे लघु तमिलनाडु को भी देखने का मौका मिला। हर दिन शाम को सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से आने वाले कलाकारों के साथ ही देश की विभिन्न जगहों से आए कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी। काशी तमिल संगमम ने काशी को एक अलग पहचान दी है। इस आयोजन ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काशी का एक नया रूप सामने पेश किया है।
साथ ही उत्तर और दक्षिण के सांस्कृतिक मिलाप ने एक नई परिभाषा विकसित कर दी है। आने वाले समय में काशी और तमिल के संगम का संपन्न हुआ ये समागम बहुत सी नई उम्मीदों और संभावनाओं को सामने लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो काशी तमिल संगमम जो है नई उम्मीदों को सामने लाएगा, संभावनाओं को सामने लाएगा। और इसलिए जो संभावनाओं की जब हम बात करते हैं तो संस्कृति आध्यात्म के साथ साथ दो दूसरी संभावनाएं हैं उनकी भी बात करते हैं हम। युवाओं की जो भूमिका है उसको भी बढ़ाने की बात की जाती है। और जो 30 दिन का ये बड़ा उत्सव था काशी में, काशी तमिल संगमम के रूप में, इसका मकसद यही था कि हम चाहे साहित्य की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें या फिर हम रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, इन सबको आगे बढ़ाना है, विस्तार देना है। तो चलिए सबसे पहले एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे जो साथ खास मेहमान जो उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, प्रोफेसर है लखनऊ विश्वविद्यालय से। डॉक्टर रुद्र प्रताप दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, 30 दिन 2500 दिन, एक 2500 लोग शिरकत की काशी में पहुंचे, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में। इस भव्य आयोजन को आप कैसे देखते हैं? संतोष जी, जब भारतीय राजनीति के, वर्तमान भारतीय राजनीति के दो सबसे शक्तिशाली नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, दोनों किसी समारोह के उद्घाटन और समापन में एक साथ मौजूद हों, तो आप समझ जाइए उस समारोह को लेकर क्या वृहद सोच रही होगी सरकार की। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन की शुरुआत की हर हर महादेव के साथ, और आज अभी अमित शाह जी ने हर हर महादेव के साथ खत्म किया। इस हर हर महादेव के बीच में पूरा एक महीने की जो जर्नी थी वो अद्भुत रही। जैसा कि मैंने आपसे पिछली भी चर्चा में कहा था कि जो तमिल वासी वापस जा रहे हैं, ये अब ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हैं और ये भारत की समझ को, खासकर कांची में काशी की समझ को लेकर जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख किया। एनईपी 2020 कहती है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आपस में सामंजस्य बैठाना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए। मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं उपलब्ध हो सकता था जब आईआईटी मद्रास और बीएचयू एक साथ आ गए। न केवल नए प्रयोग हुए बल्कि रिसर्च भी शुरू हुई, और रिसर्च भी किस पे? संस्कृत भाषा पर। रिसर्च शुरू हुई सैव पर, रिसर्च शुरू हुई ओडीओपी उत्पाद पर, रिसर्च शुरू हुई कि आवागमन के नए रास्ते कैसे खोले जाएं, और रिसर्च इस पे भी शुरू हुई कि अब तक रिसर्च हो क्यों नहीं रही थी। वो प्रयोग जिसे आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। रुद्र प्रताप जी, जैसे आपने संस्कृत भाषा का जिक्र किया, आपने शैव का जिक्र किया, क्या एक ये भी मकसद रहा है कि जिन चीजों को हम शायद भूलते जा रहे हैं या फिर हम दरकिनार करते जा रहे हैं, वे उनके प्रति इतना संवेदनशील नहीं है, अब उनके प्रति भी सोचने की जरूरत है? संतोष जी, एक विधा है थिरुकेट्टू। हम लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन बनारस वासी अब जान गए। थिरुकेट्टू स्ट्रीट प्ले होता है तमिलनाडु में। यह रामायण के प्रसंगों को सड़क के किनारे किया जाता है। अब हर बनारस वासी इतने वक्त थिरुकेट्टू को जानता है। यही वो ज्ञान है जो अब आगे बढ़ रहा है। वो समझ जो थिरुकेट्टू को लेकर बहुत सीमित हो गई थी, अब वो विस्तार पा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने वहां पे एक प्रदर्शनी लगाई थी। हाँ। जी, और उसमें इंटरेस्टिंग बात थी, उसमें स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में तमिल नायकों की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में उनकी फोटो प्रदर्शनी थी। उसको देख के तमिलनाडु वाले तो गर्व से भर रहे थे, लेकिन हम उत्तर भाषियों के लिए वो ज्ञान को समृद्ध करने वाला था। हम नहीं जानते थे उनमें से कई नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बहुत से लोग नहीं जानते। जी बिल्कुल, तो उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था किसी एक तमिलनाडु के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बातें इसलिए बड़ी हो गई थी क्योंकि सीमा विस्तार ज्यादा था। इस आयोजन ने, जिसे आज गृह मंत्री जी ने कहा है कि ये अंतिम नहीं है, ये पूर्णाहुति नहीं है, शुरुआत है। और निश्चित तौर पे आप देखिए, अप्रैल में आने वाला है, अप्रैल में उसमें पुष्करम आयोजन होने जा रहा है तमिलनाडु का, बिल्कुल इस आयोजन के जस्ट बाद। और वहां भी 12 दिन का वो आयोजन चलेगा। तमिलनाडु से फिर लोग आएंगे। और गृह मंत्री जी ने बहुत सुंदर आह्वान किया। उन्होंने कहा यहां से गंगा जल लेके जाइए और रामेश्वरम का अभिषेक कीजिए, और वहां से आइए तो मिट्टी लेके आइए। ये एक प्रतीक मात्र नहीं है, ये है एक दो संस्कृतियों को जो सुदूर हो गई थी फिर से करीब लाना। जिस ब्रांड एम्बेसडर की आप जिक्र कर रहे थे, जो 2500 लोग तमिलनाडु से यहाँ अलग अलग जत्थों में, अलग अलग समूहों में आए, क्या आपको लगता है ये बदली हुई काशी का जो स्वरूप है, इसका प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले दिनों में काशी में इसका असर दिखेगा? निश्चित, पर्यटन को लेकर, रोजगार को लेकर, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बनारस के गाइड ने, बनारस के रिक्शे वालों ने, ऑटो वालों ने तमिल के छोटे छोटे से वर्ड को सीखा, उन्होंने वड़क्कम को जाना, उन्होंने ऐसे ऐसे छोटे वर्ड को जाना जहां पे वो धन्यवाद को बोल सकते थे, धन्यवादम। आखिर ये काशी तमिल संगम भी तो हो सकता था, लेकिन संतोष जी, जब इसे काशी
तमिल संगमम कहा गया तो ये माना गया है कि यह हमारे सीखने का जरिया बनेगी। वो लोग हमेशा से आते थे और वो आते थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते थे। इस बार हमने उनको जगह दी, आइए आप रुकिए। हमने उनको बताया कि 132 ओडीओपी उत्पादों को जानिए। ये उत्तर प्रदेश एक नया प्रयोग कर रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से। हमें अपनी ब्रांडिंग करने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती थी, जहां हमारे सामने संस्कृत के रास्ते भी खुले हैं, शिक्षा के रास्ते भी खुले हैं और आपसे संवाद करने का भी रास्ता खुला। 1 महीने तक अगर, चूंकि मेरा प्रवास रहा इस दौरान बनारस में, तो मैं समझ पा रहा हूं जो वहां का जो माहौल था, लंका का जो माहौल था या दशाश्वमेध घाट की जो रौनक थी, मैंने बनारस को इतना सजीव कभी नहीं देखा, जहां भाषाओं के बैरियर टूट रहे थे और संस्कृति एक हो रही थी, जिसका संस्कृत के वाहक सिर्फ और सिर्फ शैव थे, शिव थे। बिल्कुल सही कहा। ये जो समय है वो संभावनाओं का समय है। संभावनाएं सिर्फ संस्कृति आध्यात्म में नहीं, शिक्षा में, साहित्य में, रोजगार में। इसीलिए ओडीओपी जैसी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हर जिले को तो बढ़ा ही रही हैं, लेकिन जो स्थानीय उत्पाद हैं उसको लोकल से ग्लोबल भी कर रही हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सुनेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समापन के समारोह में क्या कुछ खास कहा। ब्रेक के बाद। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और काशी तमिल संगमम का जो समापन हुआ वो एक तरह का समापन नहीं, एक तरह की शुरुआत है। साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने की शुरुआत, आध्यात्म को आगे विस्तार देने की शुरुआत, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, इनको और आगे विस्तार देने की बात। लेकिन सबसे पहले यह सुन लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस समापन समारोह में क्या कुछ खास कहा। ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की 2 उत्तुंग शिखर। तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिस मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है उसको साकार रूप दिया गया। और 30 दिन तक काशी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम चला, इसके आने वाले दिनों में कई बड़े सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी की इस पवित्र भूमि पर हुआ था। विगत 1 माह के अंदर काशी में तमिलनाडु के अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए 12 ऐसे समूह ने आकर के न केवल दुनिया की 2 प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है, बल्कि
काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का एक दौर है और काशी तमिल संगमम जैसे जो कार्यक्रम हैं युवाओं को जागृत करते हैं और जो युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रथम की जो भावना है उसको भी आगे बढ़ाते हैं। हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था, उसको पुनः जागरण की जरूरत थी। आजादी के तुरंत बाद ये प्रयास होना चाहिए था, परंतु ये प्रयास कई सालों तक नहीं हुआ। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनः जागरण का ये प्रयास किया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो पुनर्जागरण की जो भावना है युवाओं में भी जागृत करने की जरूरत। तो जो ऐसे कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम जो संपन्न होते हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि जहां हम साहित्य की बात करते हैं, हम आध्यात्म की बात करते हैं, वहीं युवाओं को भी इस आध्यात्म से, इस संस्कृति से, ऐतिहासिकता से जुड़ने का प्रयास किया जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं और इनका परिचय करते हैं। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, अमित शाह की आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा समापन समारोह में, ये शुरुआत है, पुनर्जागरण हो रहा है, संस्कृति की पहचान की जाएगी और काफी पहले काफी विलंब हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे हम चाहे संस्कृति की बात करें, आध्यात्म की बात करें, इनको और विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, शुरुआत तो मैं नहीं कहूंगा, शुरुआत तो हो चुकी थी। 7वीं सदी में आप अगर तमिल के साहित्य की बात देखें, साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें काशी का कई बार जिक्र आया है और आज से 2000 साल पहले हमें कैसे साहित्यों में प्रमाण मिलते हैं कि लोग काशी और तमिल के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे। आप बनारस जाइए तो आपको देखिए काशी की तमिल कांचीपुरम साड़ियाँ आपको मिलेगी और बनारसी साड़ी अब तमिल में बहुत आपको बिकती मिलेगी। इवन आप बनारस में 80 घाट से तो आप हरिश्चंद्र घाट की ओर चलेंगे तो हनुमान घाट दिखाई पड़ेगा, उसके पीछे पूरा इलाका है जहाँ पूरा उसको मिनी तमिलनाडु बोलते हैं वहाँ पर। तो ये जो चीजें हमारी बीच में जो गैप हो गया था, जो एक सभ्यता, दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच के जो एक लिंक था जो टूट गया था, ये इसको जुड़ने का पुनर्प्रयास है। इसको इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए और मतलब ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि जो एक हमारा साहित्य का जो एक संस्कृति से जो यूथ दूर हो रहा था, उसको अभी संस्कृति में काशी तो जाता, लेकिन उन सभी संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तभी तो संस्कृति का विकास हुआ। तो जो वो काशी और तमिल ये जो पुरानी संस्कृति हैं, तो उनको आपस में जोड़कर एक जिस तरह से वहां से 2500 लोग आए 12 समूहों में और उन्होंने पूरा काशी को देखा, तो उन्होंने और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में जिस तरह से आपकी पूरी प्रदर्शनी लगी, उसमें बनारस के लोगों ने तमिल को समझा, तो इससे दोनों के बीच में एक समझ बढ़ी है और आने समय में यही चीजें आने समय में आप देखेंगे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों में तब्दील होगा। तो ये एक नई शुरुआत है और इसका एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब हम युवाओं की बात कर रहे होते हैं तो क्या ऐसे जो कार्यक्रम है, काशी तमिल संगम जैसे जो कार्यक्रम है, युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना जो है वो भी जागृत करती है? देखिए, ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं अगर वो ठीक से मुहूर्त लोग ले पाए तो बिल्कुल करते हैं। राष्ट्र प्रथम क्या, देखिए इसमें एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी होता है। भाई यूथ जब युवा होता है वो उस एज में होता है जब उसको अपने जीवन के आगे लक्ष्य क्या है उसको भी तय करने होते हैं, तो ये उसके लिए कई सारे मार्ग खोलते हैं इस तरह के कार्यक्रम। अब मसलन आप देखेंगे कि बनारस में जो रुद्राक्ष का जो माला है वो बहुत डिमांड है इवन तमिलनाडु में, और बनारस में आप देखेंगे कि जो आप कभी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं और आसपास जो आपको पीतल के पूजा के बर्तन मिलते हैं वो सब तमिलनाडु से बन के आते हैं। तो अभी जब तो ये तो दो चीज में उदाहरण दे, ऐसे कई सारी संभावनाएं बिजनेस के रूप में सामने आती हैं जो यूथ को आकर्षित करती हैं और इसमें ऐसे ही चीजों में कई नए स्टार्टअप हैं। आप देखेंगे आने समय में अगर ठीक से इसने एक मूर्त रूप लिया तो आने वाले युवाओं इसमें कई नए स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे, कई मौके। सीधे चलते हैं वाराणसी, जहां पर हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम हमसे सीधे जुड़े। हरकेश,
क्या कहा जा सकता है कि काशी तमिल संगम जो 30 दिन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा वो आज संपन्न हुआ, पर वो संपन्न नहीं, एक शुरुआत है। शुरुआत हम चाहे साझा संस्कृति की बात करें, आध्यात्म की बात करें, रोजगार की बात करें, पर्यटन की बात करें। देखिए संतोष, पहले तो मैं जो संपन्न हुआ आपने शब्द प्रयोग किया है, तो सबसे पहले तो जो जिन लोगों ने भागीदारी की, इसमें जिम्मेदारी निभाई, उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो था ही, जिला प्रशासन भी था। और जिला प्रशासन की तरफ से ज्ञान प्रकाश जी जो उप जिलाधिकारी हैं और सह नोडल प्रभारी इस काशी तमिल संगमम के हैं, आप लोगों को कितनी जिम्मेदारी लगी और कितना सफल मानते हैं आप इस कार्यक्रम को? काशी में जो व्यक्ति रहता है वो सेवा करता है, बाबा के चरणों में सेवा होती है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा एक कार्यक्रम करने का, आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काशी तमिल समागम के रूप में हमने एक कार्यक्रम संपन्न कराया है और ये एक पुनर्जागरण है हिंदू संस्कृति के लिए। हम लोग दिन रात एक करके अतिथि देवो भव की भावना के साथ लोगों के साथ काम किए हैं। हमने दिन रात मेहनत की है कि हमारे यहाँ से जो मैसेज जाए, तमिल तक जो मैसेज जाए कि काशी के लोग दिल खोल कर लोगों का स्वागत करते हैं, बाबा का आशीर्वाद यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं। रात दिन मीटिंग होती थी, तैयारियाँ करते थे, बसेस देखते थे, 12 के समूह में लोग आते थे। रात के 1:30 बजे 2 बजे जो हमारी ट्रेनें आती थी, हम लोग उत्साह उल्लास के साथ, नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते थे। ऐसा उनको महसूस ही नहीं होने देते थे कि वो ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ उनकी भाषा अपनी नहीं है। हम उनकी भाषा में अपने ट्रांसलेटर्स रखते थे, भाषणी ऐप के माध्यम से उनसे संपर्क करते थे और हमने उनको वो महसूस कराया है कि काशी की धरती उनका दिल खोल कर स्वागत की है। ये और एक सुधीर सिंह जी हैं जो काशी की संस्कृति विरासत के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। सुधीर जी, ये काशी तमिल संगमम क्या शुरुआत मानते हैं आप, जो ये कार्यक्रम हुआ? ये अद्भुत कार्यक्रम था। काशी और तमिलनाडु, इन दोनों की संस्कृति करीब करीब एक है, और जो तमिल से जो भी हमारे डेलीगेट्स आए उनका काशी ने दिल खोल के स्वागत किया और ऐसा लगा जैसे अतिथि देवो भव के भाव से और काशी में स्वागत हुआ। और ये जो पश्चिम से और उत्तर को जोड़ने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा थी, उसका पूरा मूल रूप यहाँ काशी के लोगों ने दिया। पूरे प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पूरे काशी ने पूरे दोनों हाथ फैला करके अपने अतिथियों का स्वागत किया और ऐसा लगा जैसे पूरा उत्तर दक्षिण भारत इस काशी में उतर के आया है। अद्भुत अद्भुत कार्यक्रम। ये देखिए संतोष जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि रात में भी जाके, ज्ञान प्रकाश जी जैसा बता रहे थे कि रात में भी जाके जो अतिथि आ रहे थे उनका उल्लासपूर्वक स्वागत कर रहे थे, तो ये सच में शुरुआत है। क्योंकि आप अपने विपरीत परिस्थितियों में जाके अगर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, वो जो भाव होता है वही अतिथि देवो भव का भाव है। और जैसा कि दो खास मेहमान भी जुड़े हैं हमारे साथ, आशीष मिश्रा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ साथ डॉक्टर रुद्र प्रताप जी हैं, प्रोफेसर है लखनऊ विश्वविद्यालय के। डॉक्टर रुद्र प्रताप जी, क्या कहा जा सकता है कि रामेश्वरम से काशी तक या फिर कावेरी से गंगा तक की जो 2500 लोग आए हैं, आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आप? संतोष जी, मैंने आपको जिक्र किया था नीदरलैंड के ग्रुथॉन गांव का। उस गांव ने सिर्फ अपनी जमीन हॉलीवुड फिल्म की एक शूटिंग को लिए दे दी और मछुआरों का वो गांव आज सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है। देखिए, कला और संस्कृति सॉफ्ट पावर होती है जिसका इस्तेमाल करके आप ग्लोबल रैंकिंग के पायदान पे ऊपर दर ऊपर चलते चले जाते हैं। आपको अगर याद हो तो महाकाल लोक का उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात को कहा था। उन्होंने कहा राष्ट्र तभी सफल होगा जब वो सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुएगा। हमारे पास उत्तर प्रदेश में कितनी खूबसूरत जगहें थी, चाहे अयोध्या का जिक्र कीजिए, बनारस का जिक्र कीजिए और मथुरा का जिक्र कीजिए। आखिर क्या वजह थी कि पिछले 5 साल से पहले के पर्यटकों की संख्या देख लीजिए और अब देख लीजिए, अंतर क्या आया? अंतर मात्र यही आया है कि आपने उधर ध्यान देना शुरू किया, जो कमियां था उन पे आपने उसको हटाना शुरू किया और वो पर्यटकों के लिए खुल गई। काशी तमिल संगमम, रामेश्वरम और विश्वेश्वर नाथ जी का ये जो मिलन है, ये वास्तव में 2 राज्यों का नहीं है संतोष जी। इसे आप भारतवंशियों की नजर से देखिए। अब्रॉड से आए हुए इस पे ट्वीट्स को देखेंगे तो पाएंगे आप अमेरिका और इंग्लैंड में भी इसको लेकर कौतूहल था। वहां पे रहने वाले साउथ के लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या उनके मदर फादर गए हैं, अगर गए हैं तो क्या फोटो आई है, और वो ट्वीट कर रहे थे। और आधुनिक समय में जब हम लोग 5G की टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं, आज आपके लिए कोई भी रिश्ता सिर्फ आप और हम तक सीमित नहीं है। वो हमारे और आपके जब सोशल मीडिया अकाउंट पे आता है तो वो 100 लोगों को प्रभावित कर रहा है।
और यही काम हुआ। आप देखिए सिर्फ ओडीओपी के उत्पादों के जो 135 स्टॉल लगे थे, आप उसके सिर्फ और सिर्फ विक्रय पे नजर डालिए। आप बुक ऑन व्हील्स को देखिए, दिल्ली बड़ा से प्लेटफॉर्म मिला जी, दिल्ली से बस चली एक पुस्तकालय लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी तय की 1 महीने के अंदर, और उस पुस्तकालय में तमिल से जुड़े हुए साहित्य थे और हिंदी भाषी साहित्य, विशेषता बनारस को लेकर साहित्य था। और आप देखिए क्या गजब चली, युवाओं में एक गजब का आकर्षण था। भाषणी ऐप की मैंने आपके बारे में बात किया कि लोग भाषणी ऐप डाउनलोड कर रहे थे कि वो हिंदी में बोले और तेलुगु में ट्रांसलेट। ये भी एक रोजगार का बड़ा जरिया है, बड़ा माध्यम बना है। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जरूर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में हम जब पर्यटन की बात करते हैं तो क्या जो काशी तमिल संगमम जैसे जो कार्यक्रम है क्या वो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, हम चाहे धार्मिक पर्यटन की बात करें या फिर हम सामान्य पर्यटन की बात करें। ब्रेक के बाद It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना, अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि जो काशी तमिल संगमम है ये संभावनाओं वाला सम्मेलन था। एक बार फिर वाराणसी चलते हैं। अगर हरकेश आप हमें सुन पा रहे हो और आपके साथ ज्ञान प्रकाश जी हो, क्योंकि जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, इनकी भी एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना, 30 दिन तक 12 समूहों में तमिलनाडु से 2500 से अधिक लोग वहां पहुंचना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। ज्ञान प्रकाश जी से ये समझने की कोशिश करिए कि क्या रूपरेखा तैयार की थी, कितनी टीमों का गठन किया था और कैसे इस पूरे सम्मेलन को इन्होंने आगे बढ़ाया। ज्ञान प्रकाश जी, आप लोगों ने ये पूरी क्या तैयारियां की थी और कैसी रूपरेखा बनाई थी जो ये टीम्स आ रही थी, जिनको आप लोग विश्वनाथ धाम से लेके और काल भैरव तक सब घुमा रहे थे, और इस पे क्या संभावना देख रहे हैं आप पर्यटन को देखने? पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जैसे ही वो हमारे पास आते थे ये समूह में, हम उनको हनुमत घाट पर ले जाते थे, वहाँ वो लोग स्नान करते थे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो हम लोगों ने नया कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लास्ट ईयर इसका हम लोगों ने लोकार्पण कराया था, उसकी भव्यता और नव्यता देखते ही बनती है। और जो लोग हमारे तमिल से आए हुए थे वो उसको देखकर इतने अचरज से देख रहे थे, कहते थे कि हम पहले जब कभी आए थे यहाँ या हमारे पुरखे आते थे, बताते थे चारों तरफ मकान ही मकान थे, कुछ दिखता नहीं था। आज उसकी दिव्यता और नव्यता इतनी दिखती है कि गंगा द्वार से हम सीधे वहाँ आ सकते हैं। इसी तरीके से हम उनको संगम का दर्शन कराते थे, संगम जाते थे, सारनाथ का दर्शन किया है। TFC हस्तकला संकुल हमारे द्वारा बनवाया गया, वहाँ प्रदर्शनी लगी है, वहाँ कई प्रकार के सेमिनार्स कराए गए थे। वहाँ से हम प्रयागराज छोड़ते थे, प्रयागराज से जो नवीन आगे के लिए हम लोगों को अयोध्या भेजते हैं। अयोध्या में जो अनुपम मंदिर हमारा बनने वाला है श्री राम जी का, उसका उनको दर्शन कराया जाता था। उनके बाद लौटने के बाद जो अनुभूति होती थी, तीसरे और चौथे दिन जब उनको विदा कर रहे होते थे तो अश्रुपूरित आंखों से वो बताते थे कि हमको कितना अच्छा लगा है। 3 देवताओं के दर्शन, संगम का दर्शन, काशी की भव्यता, आनंद ही आनंद है।
देखिए ये जो अतिथि थे उनका इस तरह से इन लोगों ने स्वागत किया कि जब 30 दिन तक का कार्यक्रम था, क्या साहित्य और आध्यात्म को बढ़ाने का मतलब विस्तार मिला है, क्योंकि काशी और तमिल दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थी। सुधीर जी, एंकर हमारे जानना चाहते हैं कि जो ये 30 दिन का चला, इसमें धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्या विस्तार मिलेगा इसको? बिल्कुल, पूरे 1 महीने यहाँ खेल हुए, यहाँ तमाम परिचर्चाएं हुई और धर्म का आदान प्रदान हुआ। ये जो काशी है और जो तमिलनाडु के जो धार्मिक स्थल हैं वो सारे मिले जुले हैं। बहुत से ऐसे मंदिर थे जिनको हम लोगों को नहीं जानकारी थी कि वो तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा गौरी केदारेश्वर मंदिर है, वो तमिलनाडु के राजाओं का बनाया हुआ है। बहुत से ऐसे घाट हैं जो तमिलनाडु के राजाओं के बनाए हुए थे। तो बहुत से ऐसे आदान प्रदान हुए, हमको लगा कि हम तमिलनाडु के कितने करीब हैं। और जो देश विरोधी ताकतें जो तमिलनाडु को इस देश से अलग करने की साजिशें करती थी, इस कार्यक्रम ने उसको ध्वस्त कर दिया। पूरा देश जो एक भारत की जो हमारी परिकल्पना है उसको पूरी तरह से इस कार्यक्रम ने साकार किया। और आने वाले दिनों में लगातार ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए जिससे पूरा भारतवर्ष एक होकर के रहे। और इसकी शुरुआत आज हो गई है। आज ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, आज से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ से भी एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश से जाएगा और वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो ये एक सांस्कृतिक संगम था। भारत में जो एकता, विविधता में जो एकता है, उसका ये अनूठा कार्यक्रम था। और जितने भी अतिथि आए उन सब ने महसूस किया कि जो हमारी काशी की संस्कृति है और जो तमिलनाडु की संस्कृति है, दोनों एक है। प्राचीन काल में दोनों की संस्कृति जो है, जो प्राचीन काल की थी, उसका यहाँ समागम हुआ और ये अद्भुत कार्यक्रम था और पूरे देश ने इसका स्वागत किया है। संतोष, मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे जो आप भीड़ ये देख रहे हैं, ये वो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं ये, और इन लोगों ने पूरी भूमिका निभाई है 1 महीने तक। जो भी वीआईपी आते थे, जो तमिलनाडु से लोग आते थे, उनका ये स्वागत करते थे, सत्कार करते थे और उनको समापन हुआ, लेकिन युवाओं की भी बड़ी भूमिका रही है। जी, संक्षिप्त में आप लोगों का सुखद अनुभूति है। काशी तमिल संगमम की अनुभूति सुखद है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देते हैं कि उनकी पहल पर एक सुंदर आयोजन हम देख सके। दूसरे प्रदेश के युवाओं से हम मिले, तमिलनाडु से आए साथियों से हम मिले, उनसे कुछ तमिल के शब्द सीखे, उनकी संस्कृति और खान पान के विषय में जाना। वास्तव में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा थी और हम सब अत्यंत कृतज्ञ और आह्लादित हैं। ये आह्लादित हैं, कृतज्ञ हैं अपने सांसद, वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के। ये ऐसा अनुभव करने का इनको मौका मिला। अपने आप में अनूठा होता है जब आप छात्र होते हैं और इस तरह के अनुभव मिलते हैं, आपको लोगों से इंटरेक्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही अनुभव, वही सौभाग्य इन छात्रों को भी प्राप्त हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। संतोष, बिल्कुल। हरकेश जी, आप मेहमानों के साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे। आशीष जी, जब हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। हम चाहे काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, ये तो धार्मिक पर्यटन हुए। क्या जो ऐसे कार्यक्रम है, काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम है, आने वाले दिनों में इसका असर भी पर्यटन पर पड़ेगा और पर्यटन की जो संभावना है वो और आगे बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। इसमें देखिए, जब जो काशी तमिल संगम का जो प्रोग्राम हुआ है, इसने एक नज़रिया बदला है काशी में। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो स्टोरी करने में गया जब, तो हनुमान घाट से आगे आप चलेंगे थोड़ा सा, तो जो मोहल्ला है, तो वहाँ पर एक काशी काम कोटेश्वर का मंदिर है। आप उसको देखिए तो देखिए, वो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है, वो बहु उसके जैसा है। ये मैंने पहली बार मतलब इस तरह के देखा कि इतना अच्छा मंदिर जिसको देखने लोग मदुरई जाते हैं, वो ऐसा बिल्कुल सेम मंदिर काशी में भी बना हुआ है। तो ये क्या, इसने क्या एक नज़रिया बदला कि अब वो चीज़ें जो अभी तक लोग ध्यान नहीं देते थे, जो लोग कई बार काशी भी आए हैं, जैसे मैं तो कम से कम बीते 10 सालों में 20-25 बार काशी गया हूँ, लेकिन तो मैंने पहली बार देखा उसको। सुब्रमण्यम भारती का वहाँ पर संग्रहालय बन रहा है, ये जो जिनको तमिल के जो बड़े राष्ट्र कवि माने जाते थे, तो ये सब चीज़ें मैंने देखा पहले। फिर उसके बाद अब एस सुब्बलक्ष्मी, उनका पहले 1983 तक वहाँ पर सुबह काशी स्त्रोत का गायन होता था, वो बंद हो गया था, फिर उसको शुरू किया गया है। काशी उस्ताद मंदिर में ऐसे ऑडियो मतलब स्पीकर लगाए गए हैं जो कि सुबह 8 बजे करीब वो श्री स्तोत्रम भारत सुब्बलक्ष्मी की आवाज में आएंगे। तो ये क्या है कि इस प्रोग्राम से एक नया नजरिया मिला है, पर्यटन को मिलेगा। क्योंकि अभी जो लोग कई बार काशी भी आए हैं, जो अब जाएंगे तो अब उनको उस नजरिए की वो तमिल की चीजों को भी काशी में देख सकेंगे, जिनके लिए उनको 2000 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं, वही वैसे ही सेम वो माहौल वहाँ देखेंगे। और दूसरी बात ये रहेगा कि जो तमिल के लोग हैं वो उनका काशी में आना और बढ़ेगा। तो दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की पूरक बनेंगी।
तो इससे हर हाल में ना केवल काशी का में टूरिज्म बढ़ेगा, इवन तमिलनाडु में भी टूरिज्म में विकास होगा। तो इससे अच्छी संभावना है और ये विकास जो है कई सारे रोजगार के साधन और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। जी बिल्कुल। रुद्र प्रताप जी, जब हम शिक्षा की बात कर रहे होते हैं, संस्कृति की बात कर रहे हो, बदलावों की खास तौर से बात कर रहे होते हैं, तो क्या ये बदलाव रोजगार के नए नए विकल्पों को ढूंढने में भी और आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा? संतोष जी, जैसे काशी तमिल संगमम की जब रचना की गई होगी, जब पहला ख्याल आया होगा, तब यह ख्याल यही होगा कि संस्कृतियों का मिलन होगा। उतने वक्त ये नहीं सोचा गया होगा कि इससे चाय वालों की भी बढ़ जाएगी। एक समारोह को जब सोचा जाता है तो उसके वृहद सोच को लेकर आगे बढ़ा जाता है, लेकिन उसके साथ में ऐसी तमाम चीजें होती हैं जो व्यवसाय को खड़ा करती हैं। आप इतने वक्त बनारस में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा वॉलंटियर्स की एक फौज थी। आप देखिए ऑटो रिक्शा वाले खड़ी भी नहीं कर पा रहे थे, उनके पास इतने लोग आ रहे थे। हथकरघा का जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ कपड़े बिक रहे हैं, लगातार टूरिस्ट आते जा रहे हैं। तो ये संस्कृतियों के साथ पर्यटन के नए रास्ते खोलता है। और बिल्कुल सही कहा आशीष जी ने, एक काशी में पूरा तमिलनाडु बसा था, केदार घाट, हनुमान घाट, और भाई एक अगर आप गिनाना शुरू किए तो काशी विश्वनाथ मंदिर जी की जो आरती होती थी वो नाटकोटे छत्रम की तरफ से होती थी। 3 बार निर्बाध आरती लगातार होती थी। आजादी के कम से कम 10-15 सालों तक काशी का जो सिनेमा हॉलों का पहला शो था वो तमिल फिल्मों का चला करता था, और वो लंबे समय तक चला करता था। ये कौन सा बीच में फ्रेज आया जहाँ पे ये टूट गया, ये सेतु टूट गया। तो संगमम जो ये है वो इस संगमम वही याद दिलाने के लिए है कि काशी और कांची के बीच में एक बृहद सेतु था। ऐसा सेतु जो साहित्य के माध्यम से, आप देखिए कालिथगोई कब लिखा गया था, क्लासिक तमिल काव्य है, और वो संगम जुड़ा हुआ था। लोग आते थे जाते थे, और इस महीने में, खासकर इस महीने में तो वहां पे प्रथा थी कि किसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर आया जा सके। कोई तमिल राजा आपको नहीं मिलेगा, कोई कवि ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो जीवन में एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने ना आया हो। तो अगर आप इसे पर्यटन का रूप दे दें, धार्मिक रूप दे दें, अगर IIT मद्रास को साथ ले आए, BHU को रिसर्च की एक नई विंग बना दें, तो क्या कुछ ना बेहतर हो जाए भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या कुछ ना बेहतर हो जाए। यही मकसद भी था, जैसे आपने सही कहा कि शुरुआत में आध्यात्म, साहित्य, शिक्षा को सोचा गया होगा, लेकिन इसके जो छोटे छोटे आयाम वो कितने निकल के। एक बार फिर वाराणसी चलते हैं। हरकेश ज्ञान प्रकाश जी से एक बार एक सवाल मेरा और है कि 56 से अधिक छोटी छोटी प्रदर्शनियां लगाई गई थी, चाहे हम कारीगरों की बात करें, स्थानीय उत्पादों की बात करें, हस्तकला की बात करें, लकड़ी के काम की बात करें। इसमें जिला प्रशासन ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के जिले के लोग हैं, उनको भी एक बड़ा रोजगार मिला है। हरकेश जी, संतोष एंकर हमारे जानना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई थी, 56 स्टॉल लगे थे, उनमें आप लोगों का कितना सहयोग रहा? और मैंने जो देखा कि स्कूल के बच्चे आ रहे थे यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, उसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किए? हमने DIVS और BSA के माध्यम से बातचीत की हुई थी कि जो बच्चे हैं वो भी हमारी कला और संस्कृति को जाने, इस चीज़ को जाने कि हमारे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है पूरे भारतवर्ष में, किस प्रकार से हस्तकला का हम लोग प्रोत्साहन करते हैं। तो इसके लिए हमने ग्रुप्स में आने के लिए अनुरोध किया था विद्यालय के बच्चों को। उन्होंने इसको देखा, परखा, जाना और सीखा है। ये सुधीर जी, ये जो स्टॉल लगे थे, काशी के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगा, किस तरह से बढ़ावा, जो यहाँ के रोजगार हैं, जो हस्तकला है, उसको किस तरह से बढ़ावा? देखिए, तमिलनाडु के लोगों के बहुत से काउंटर यहाँ लगे थे और काशी के लोगों ने जी भर के वहाँ खरीदारी की, और वैसे ही जो तमिलनाडु से हमारे गेस्ट थे वो काशी में घूम करके यहाँ की चाट, यहाँ की लस्सी, यहाँ की ठंडाई, ये सब पिए और दर्शन किए। तो दोनों जगह की जो हस्तशिल्प थी और जो दोनों खान पान थे, वो दोनों में एक्सचेंज हुआ। काशी के लोगों ने भी वहाँ के व्यंजनों के स्वाद चखे और यहाँ के लोगों ने काशी के व्यंजनों का स्वाद चखा। तो अद्भुत था कार्यक्रम। और संतोष, जैसा कि आपके गेस्ट कब बता रहे थे कि कामकोटीश्वर जो हनुमान घाट में मंदिर है, ये निश्चित रूप से जो काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ, इससे हम लोगों ने भी नोटिस करना शुरू किया कि कैसी जगहें हैं, क्या, जैसे विशालाक्षी मंदिर बहुत लोग जाते थे, बहुत लोग काशी में जो रहते हैं वो जानते थे, लेकिन इन लोगों के आने के कारण विशालाक्षी मंदिर के बारे में जानना, जैसे कि वो जिक्र कर रहे थे नया काशी विश्वनाथ धाम जो बना है, इसके बगल में नेपाली मंदिर है, उसका भी रास्ता उधर से बनाया गया है। मां अन्नपूर्णा के वो दर्शन करने जा रहे थे जो लोग आते थे। तो देखिए,
ये जो बराबर का और जो एक सॉफ्ट वर्ड जो यूज किया आपके एक गेस्ट ने कि सॉफ्ट जो है तरीका है, तो संस्कृति निश्चित रूप से वो माध्यम है, वो सॉफ्ट तरीका है जिससे दो प्रदेशों को फिर से जो प्रधानमंत्री की सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, जिसके कारण ये काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, तो निश्चित रूप से ये शुरुआत है, ये जो राष्ट्र संस्कृति को आगे मार्ग पर ले जाने की शुरुआत है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को। संतोष, बिल्कुल सही कहा आपने हरकेश की एकता में जो विविधता है यही हमारी सबसे बड़ी ताकत। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा कि हम चाहे केरल से लेकर बंगाल तक की बात करें, फिर तमिलनाडु तक की बात करें, जो भाषा है, ये भाषा जो अलग अलग भाषाएं हैं यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाषा पर हम अपने मेहमानों के पास भी आएंगे भाषा से जुड़े सवालों पर, लेकिन अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, रोजगार का एक बड़ा जरिया भी बन सकती है। ब्रेक के बाद समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर, पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं काशी तमिल संगमम का आज समापन हो गया है। 30 दिन का जो उत्सव था, जो पर्व था काशी में, वो संपन्न हुआ, लेकिन ये समापन नहीं, एक शुरुआत है। शुरुआत संभावनाओं की, शुरुआत रोजगार की, शुरुआत शिक्षा को और विस्तार देने की, शुरुआत आध्यात्म को और आगे बढ़ाने की, शुरुआत युवाओं के प्रति राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो जागृत करने की। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 30 दिनों में काशी में क्या कुछ हुआ, उसको देखते हैं। तो काशी तमिलनाडु के विद्वानों, विशेषज्ञों व विद्यार्थियों को विचार साझा करने का एक बड़ा मंच मिला है। ये काशी तमिल संगमम जो 30 दिन तक चला है, 12 समूहों में लोग यहां पहुंचे। काशी व कांची की प्राचीन संस्कृति को जानने का अवसर मिला है तमिलनाडु के लोगों को भी और काशी यानी कि उत्तर प्रदेश के भी लोगों को भी। और ये एक बड़ा माध्यम बना 30 दिन तक। केंद्रीय संचार ब्यूरो की तरफ से तमिल नायकों के बारे में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई ताकि युवाओं को पता चल सके कि तमिलनाडु के जो नायक थे, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, वो कौन कौन थे। संस्कृति विभाग की शैव व वैष्णव परंपरा पर भी एक आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। यानी कि मकसद यही था कि जो संस्कृति का विस्तार देना है, युवाओं को जागृत करना है। तमिलनाडु की संस्कृति, विरासत तथा कला पर फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, यानी कि जो साझा संस्कृति है उसको बढ़ाने को लेकर लगातार प्रदर्शनों के माध्यम से यह प्रयास किए गए। तमिलनाडु से 50 दलों के 700 अधिक कलाकारों ने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। जो वहां की स्थानीय कला थी उसका प्रदर्शन हुआ। लोक, जनजाति तथा शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति का आयोजन हुआ। एक बड़ा मंच साबित हुआ है काशी तमिल संगमम के रूप में। यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों को, काशी के लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए तमिल कलाकारों ने थिएटर प्रस्तुतियां देकर लोगों को तमिल संस्कृति के बारे में बताया।
हम चाहे भाषा की बात करें, हम चाहे वहां की संस्कृति की बात करें, गीत की बात करें, संगीत की बात करें, लोक कलाओं की बात करें, उनका प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु की हस्तकला तथा हथकरघा उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया, यानी कि एक बेहतरीन मौका था लोकल से ग्लोबल बनाने का। वोकल फॉर लोकल का जो नारा प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं, उसका एक मकसद था। ओडीओपी के तहत राज्य के तकरीबन 132 प्रदर्शित उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध थे, जो एक असीम संभावनाएं लेकर आए। और 30 दिन के इस पूरे कार्यक्रम में 56 से अधिक प्रदर्शनों का आयोजन हुआ था। और इन प्रदर्शनों के माध्यम से ही तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसको विस्तार देने का प्रयास किया, उसका प्रचार प्रसार किया गया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु के खान पान से जुड़े जो व्यंजनों को भी उनको भी प्रदर्शित किया, यानी कि वहां की जो चाहे हम जीवन शैली की बात करें, खान पान की बात करें या फिर वेशभूषा की बात करें, मकसद यही था कि लोगों तक पहुंचे काशी का तमिलनाडु। और तमिल भाषा से श्रद्धा और संस्कृति का नाता है, यानी कि बहुत प्राचीन नाता है। उस नाते को, उस रिश्ते को और आगे बढ़ाया गया है। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का घर अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। और हम सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो प्राचीन कवि, तमिल के बहुत ही प्राचीन, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं आशीष जी। जब हम संस्कृति की बात करते हैं, लोक कलाओं की बात करते हैं, हम वहां के खान पान की बात करते हैं, तो क्या ये भी एक बड़ा मंच साबित हुआ है? बिल्कुल साबित होगा। जब संस्कृति जो है वो उसको एक समेकित रूप से देखना चाहिए। संस्कृति में सब कुछ आता है, वहाँ का व्यंजन, वहाँ का पहनावा, वहाँ की विचारधारा, वहाँ के लोग, जो भी मतलब उनका तरीका है वो सब उसको संस्कृति में आता है। तो जिस तरह से वहाँ प्रदर्शनी लगी थी एमपी थिएटर में बीएचयू के, तो वहाँ सारे पकवान मिल रहे थे तमिल के जो बनते थे, उनके कई सारे थे। मैं नाम उनका नहीं, मैंने तो कई चीजें देखी लेकिन मैं नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कि क्या था उनका। तो उससे क्या कि उससे एक सबको इसको मिला। जो वहाँ के हलवाई थे, जैसे मैंने देखा कि वहाँ तमिल से लोग आए थे, तो वहाँ पर वो लौंग लता बनारस में बहुत फेमस है और तमिल के लोग खा रहे थे उसको। हालांकि वो उतना मीठा खाने के शौकीन नहीं थे कि लोग उसको बहुत चाव से खा थे। तो जब वो लोग वहां जाएंगे तो आप आने वाले 3-4-5 साल में देखेंगे कि लौंग लता का हो सकता है कोई तमिल वर्जन निकला है, उसको थोड़ा सा सुधार करके करें। और ऐसे जो तमिल के जो फूड लोग थे, चावल पे बेस्ड जो वहां पर आइटम मिल रहे थे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लोग उसको बनारस लोग उसको अपना लें। तो ये सब मिठाइयाँ थी वहां पे चावल की। मैं देख रहा था कि अच्छी चावल की बेक की हुई मिठाइयाँ थी। तो ये सब चीजें जो बिक रही थी, तो इससे अभी तक जो खान पान का जो एक दायरा जो थोड़ा सा लोग उससे यूज्ड टू हो गए थे, संकुचित हो गया था, उनको एक नई दिशा मिली कि भाई हाँ, खान पान में इस तरह के बदलाव करके इनको भी शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये एक नया परिवर्तन होगा और इस तरह की जो चीजें होंगी, ये जब परिवर्तन होगा तो ये हमेशा रोजगार के लिए भी अवसर प्रदान करेंगे कि भाई वो बनाएगा कौन? तो बनाएगा वही जो हलवाई होगा या जो उसका काम कारीगर होगा, तो उसको फायदा मिलेगा। तो निसंदेह दोनों जगहों को एक रोजगार के नए अवसर और नए अवसर प्रदान करेंगे। रुद्र जी, जब हम वड़क्कम काशी की बात करते हैं तो काशी में तो अपने आप में एक छोटा तमिलनाडु पहले से ही बसा हुआ है। क्या आपको लगता है और उसको विस्तार भी मिलेगा रोजगार के रूप में भी और स्थानीय उत्पादों के रूप में, खान पान को लेकर भी, वेशभूषा को लेकर भी? जी, जब हम वड़क्कम कहते हैं तो हम इस बात को प्रदर्शित कर देते हैं कि हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जैसे काशी तमिल संगम नाम हो सकता था, लेकिन संगम इसीलिए किया गया क्योंकि हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं संगमम का। मुझे नहीं याद आता है भारतीय राजनीति में कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी ट्रांसलेटर का सहारा लिया हो। ये पहली बार है। आप सोचिए कितने सुदूर राज्यों का मिलन हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं और उनकी बात को ट्रांसलेट किया जा रहा था। आज अमित शाह जी के साथ भी यही हुआ, ट्रांसलेट किया गया। और भाषाई जो बैरियर टूटे हैं, चाहे वो भाषा सागर ऐप से टूटा हो, चाहे पे वो भाषणी ऐप से टूटा हो, और महाकवि सुब्रमण्यम जी के जन्म दिवस को जैसे भाषा दिवस घोषित किया गया जी। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के और अमित शाह जी के भाषणों की तुलना कीजिए तो 3 चीजें आपको मिलेगी। एक तो संस्कृत पे दोनों लोगों ने समान विचार रखा। दूसरी बात, शिक्षा को लेकर जो एनईपी में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के समृद्ध और सामंजस्य करने की बात हुई, दोनों ने कहा। तीसरी बात, भाषा पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि 130 करोड़ भारतीयों का ये अब विरासत है कि वो तमिल भाषा को सहयोग दें और वो उसे आगे बढ़ाएं। आज अमित शाह जी ने भी ये कहा। अमित शाह जी ने भी कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों को अब अपनी भाषा में भी मेडिकल की और कानून की पढ़ाई करानी चाहिए। बहुत दिनों से साउथ को ये था कि उत्तर भारत के लोग अपनी भाषा के आग्रह को लेकर थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बार इस चीज को हटाने की कोशिश की है और काशी तमिल संगमम के स्टेज से इस बात को उन्होंने कहा कि आइए, आपका स्वागत है। जो आपके नाराजगी की वजह है उन पे भी हम बात करेंगे, और अगर आप अपनी शिक्षा लेके आ रहे हैं तो उसके साथ हम लोग मिलकर एक नया प्रयोग जरूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बार फिर वाराणसी चलते और बात करते हैं अपने
संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम से। हरकेश, सुधीर सिंह से मैं ये समझना चाहता हूं कि जब हम भाषा की बात कर रहे होते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें हिंदी को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, लेकिन हिंदी के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, क्या आने वाले दिनों में वो भी एक बड़ा माध्यम बनेगी संवाद का, और संवाद के साथ साथ रोजगार का भी? हरकेश, जैसे आज गृह मंत्री जी ने जो कहा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, इस पर क्या आप सोचते हैं कि इससे संवाद की संभावनाएं और बढ़ेंगी? बिल्कुल, क्षेत्रीय भावनाओं को, भाषाओं को मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। जैसे आज गृह मंत्री जी ने कहा कि तमिलनाडु की भाषा जो है उसको भी हम आगे बढ़ाएं, और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ की जो मेडिकल की पढ़ाई है, लॉ की पढ़ाई है, इन सब पढ़ाइयों में वहाँ तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका जो है पढ़ाई में योगदान होना चाहिए। तो इस तरह हम सारे भाषाओं को जोड़ करके और एक पूरे भारत को एक साथ जोड़ पाएंगे। ये तभी संभव है जब हर प्रदेश की अपनी भाषाओं को, जैसे यहाँ संस्कृति को, संस्कृत भाषा को जैसे यहाँ महत्व दिया जा रहा है, ऐसे ही हर प्रदेश की जो मूल भाषा है उसको उसका योगदान हो, और तभी भारत की एकजुटता हो सकती है। जैसे आप बता रहे थे कि जब तमिलनाडु से समूह आ रहे थे, आप लोग चूंकि स्वागत करने जाते थे, और भाषाई जो दिक्कत थी उसको दूर करने के लिए आपने क्या प्रयोग किया, और इसमें कितनी संभावना देख रहे हैं आप? हम लोगों ने एक प्रकार से एक ट्रेनिंग शेड्यूल रखा हुआ था। कमिश्नर साहब और डीएम साहब की अगुवाई में हम लोगों के लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ था, जिसमें कुछ शब्दों को हमको सिखाया गया था कि अगर छोटे मोटी उनकी कोई समस्या है तो हम लोग समझ सकें, और भाषणी ऐप के माध्यम से उनकी बड़ी समस्या तो उसको जान सकें। हमारे साथ द्विभाषिया भी रहता था जो कि उनकी बातों को ट्रांसलेट करके हमको बताता था तत्काल, अगर उनकी समस्या तुरंत निदान करते थे हम लोग। देखिए, इन लोगों ने ज्ञान प्रकाश जी से एक चीज और पूछिए, भाषाई जो तमिलनाडु से लोग आए थे, जो तमिल भाषा बोल रहे थे, और यहाँ की जो हिंदी भाषा है, ना हिंदी भाषी तमिल समझ पाते, ना तमिल भाषी हिंदी समझ पाते, इसके लिए क्या इन्होंने ट्रांसलेटर या फिर गूगल या फिर मोबाइल ऐप, किसका सहारा लिया था? जो अतिथि आए तमिल के, उनको उनकी भाषा को किस माध्यम से किया, ऐप का प्रयोग किया या गूगल भाषणी ऐप का प्रयोग किया गया हम लोगों के द्वारा, और जो हमारे साथ द्विभाषिया चल रहा था वो तुरंत बताता था कि ऐसी कोई समस्या है, या ऐसी वो बात अपने कहना चाहते हैं, अपने हृदय के उद्गार कहना चाहते हैं, या कोई समस्या जैसे किसी को बीमार हो गया अचानक से, तो हमारी मेडिकल टीम ने भी तुरंत तत्काल रिस्पॉन्स किया है, जिसके लिए मेडिकल टीम को बधाई दी जाती है हम लोगों की तरफ से, जिला प्रशासन की। उन्होंने इस प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति आने से पहले ही उसको संभाल लिया था, और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं आई, और बड़ी सुगमता से 1 महीने का कार्यक्रम हमने इतने उत्साह से संपन्न करा दिया है, जिसके लिए हर किसी के बधाई के पात्र हैं। हर किसी को बधाई दे रहे हैं ये। लेकिन आपने जो भाषा की बात की, इन्होंने पहले भी बताया और फिर कहा कि 2 भाषिया इन लोगों ने रखे थे जो तमिल जानते थे, और किसी भी प्रकार की समस्या कोई हो या जो ग्रुप में आए हैं अपने हृदय के उद्गार कहना चाहते हों तो वो इसका काम करते थे। इसके अलावा इन लोगों ने ऐप का भी प्रयोग किया और कुछ भाषाएं सीखी भी, कुछ शब्द सीखे जिससे हल्का फुल्का उनसे बातचीत कर सकें, उनकी बात को समझ सकें। तो ये कुल मिला के जो जिला प्रशासन है और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया इस पूरे 1 महीने जो काशी से, आप उनको तीर्थयात्री कह लें, उनको धार्मिक यात्री कह लें, उनको धार्मिक यात्रा के साथ सांस्कृतिक यात्रा पर आए उस समूहों का जो स्वागत किया उन लोगों ने, या आप उसको व्यापारिक यात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 2 दिवसीय कॉन्क्लेव किया वो दीनदयाल हस्तकला संकुल में, जिसका जिक्र ज्ञान प्रकाश जी भी कर रहे थे, और उसमें तमिलनाडु से भी उद्यमी आए, उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। वहाँ भी यही प्रयोग किया गया कि दो भाषी, जो जैसा कि अभी रुद्र प्रकाश जी कह रहे थे कि किसी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रांसलेट किया गया उनके भाषण को, गृह मंत्री के भाषण को भी ट्रांसलेट किया गया। ठीक उसी तरह जो उद्यमी आए थे उनके भी भाषण को, जो अगर तमिलनाडु के थे तो उनकी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए वहाँ पे दुभाषी थे जो ट्रांसलेट करते थे, समझाते थे, और जो उनके समस्याएं हैं, जो उनके अनुभव हैं, जो साझा कर रहे थे, उसको भी वहाँ पे दुभाषी के माध्यम से एक दूसरे को आदान प्रदान किया जा रहा था। संतोष कि जो भाषा की अलग अलग एकरूपता है, जो विविधता है, ये सबसे बड़ी ताकत है। हरकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद अगुआ बना बिहार।
8 बजे तक। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? आज बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो, तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और काशी तमिल संगमम का समापन हो गया है, लेकिन कई जो संभावनाएं हैं वो छोड़ के गया है। और हम जब 30 दिन की बात करें, 19 नवंबर से लेकर आज तक यानी 16 दिसंबर तक 30 दिन जो काशी में उत्सव था, 12 जो समूह पहुंचे हैं वहां पर अलग अलग तारीखों में। वो कौन से समूह थे, कौन से लोग थे, किन किन क्षेत्रों थे, वो हम पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमानों से सवाल लेंगे। तो जो पहला जत्था यानी कि पहला समूह था तमिलनाडु से 19 नवंबर को छात्रों का था, वो पहला ग्रुप था जो काशी की धरती पर पहुंचा। 22 नवंबर को दूसरा ग्रुप कारीगरों का काशी पहुंचा, यानी कि जो 12 समूह हैं जिनको काशी लाना था। इसमें तीसरे की बात करें, जो तीसरा समूह था वो साहित्य से जुड़ा था। हम जब शिक्षा साहित्य के विस्तार की बात करते हैं तो साहित्य से जुड़े जो प्रबुद्ध वर्ग था वो इस समूह में 24 नवंबर को काशी की धरती पे पहुंचा काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 26 नवंबर को आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े यानी कि लोग पहुंचे, जो मंदिरों के पुजारी थे या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग थे वो पहुंचे। 29 नवंबर को बिजनेसमैन यानी कि उद्योग से जुड़े जो लोग थे उनका समूह इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। और मकसद यही था कि कैसे उद्योग को और विस्तार दिया जाए, छोटे उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। 1 दिसंबर को शिक्षकों का समूह तमिलनाडु से काशी पहुंचता है और मकसद यही है कि शिक्षा को विस्तार दिया जाए, शिक्षा में और कैसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और 3 दिसंबर को विरासत से जुड़े लोग काशी पहुंचते हैं। दोनों राज्यों की बात करें, हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, एक अच्छी विरासत है। 6 दिसंबर को उद्यमों का समूह काशी तमिल संगमम में शामिल हुआ और यहां पर कई संवाद के कार्यक्रम स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश से जुड़े जो उद्यमी थे और तमिलनाडु से जुड़े जो उद्यमी थे। 8 दिसंबर को पेशेवरों का जत्था काशी की धरती पर पहुंचता है और अलग अलग संवाद किया जाता है। और सिर्फ काशी नहीं, इनका जो भ्रमण है वो अयोध्या और अयोध्या के साथ साथ प्रयागराज भी कराया जाता है। मंदिर से जुड़े लोग 10 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, यानी कि आध्यात्म को और विस्तार देने की बात होती है। इसके साथ साथ 13 दिसंबर को तमिलनाडु के ग्रामीण और किसान काशी पहुंचते हैं, यानी कि वहां की जो एग्रीकल्चर, हम कृषि की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की कृषि की बात करें, इससे जुड़े जो संवाद है उन संवादों का आयोजन किया जाता है। और 15 दिसंबर को संस्कृति यानी कि कल्चर से जुड़े लोग काशी की धरती पे पहुंचते हैं। जैसे कि इसका मूल अगर हम मंत्र की बात करें तो यही था कि काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से लगभग, अगर हम कुल संख्या की बात करें तो 2500 से अधिक लोग इस 30 दिनों में इन 12 जत्थों में अलग अलग तारीखों पे यहां पहुंचते हैं। और मकसद यही है शिक्षा को विस्तार देना, संस्कृति को विस्तार देना। रुद्र प्रताप जी, 12 समूह और अलग अलग क्षेत्रों से, क्या आपको लगता है ये पूरी तरीके से एक वृहद प्रोग्राम था जिसका मकसद था कि कोई भी क्षेत्र छूटे ना, चाहे हम जब किसानों की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, आध्यात्म से जुड़े लोगों की बात करें, ऐतिहासिकता से जुड़े लोगों की बात करें, विरासत से जुड़े लोगों की बात करें? बिल्कुल संतोष जी, निकट अगर आप देखें भूत में तो आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा जिसमें 4 इतने बड़े मंत्री
शामिल हो। खुद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्री जी, किशन रेड्डी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्रालय के साथ, और साथ ही 2 यूनिवर्सिटी भी क्रियान्वयन के तौर पे उसमें शामिल हो। निश्चित तौर पे एक वृहद सोच थी, और शायद इसी वृहद सोच की वजह से केंद्र सरकार का एक बड़ा हिस्सा देखते हुए हम लोग सारी तारीफें उधर पास की दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में संतोष जी, तारीफ होनी चाहिए बनारस की भी, प्रशासन की भी तारीफ होनी चाहिए बनारस के लोगों की, जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया और एक भी शिकायत का मौका नहीं देने दिया। तारीफ होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी, जितने भाग दौड़ के साथ उन्होंने इस आयोजन को करवाया, तत्परता के साथ कराया। आपको याद हो जब अयोध्या जत्था पहुंचा था तो वो अयोध्या में भी मौजूद थे स्वागत करने के लिए, और वो लगातार इसकी निगरानी करते रहे कि काशी तमिल संगमम निर्बाध रूप से चलता रहे। तो ये तमाम लोग ऐसे थे जिनके सहयोग से या जिनकी प्रेरणा से इस आयोजन की न केवल रूपरेखा बनी, बल्कि वो वहां तक पहुंच पाया जहां पर वो अब अपने सफलता के मकाम को कम से कम पहले आयोजन में छू सकता है। इसलिए कह रहा हूं पहले आयोजन, क्योंकि अभी आप देखिए अगले साल अप्रैल में तेलुगु समाज के 12 दिवसीय पुष्करालू कहते हैं उसे, जिसे पुष्करम नाम से इसी गंगा तट पे फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये तो आज जिसे कहा गया अमित शाह जी ने कि पूर्णाहुति नहीं है, ये अब शुरुआत है। अब ये शुरुआत हो चुकी है, रास्ते खोल दिए गए हैं, गेट खोल दिए गए हैं, आवागमन शुरू हो गया। निश्चित तौर पे अब कोई नई इबारत लिखी जाएगी। बिल्कुल। आशीष जी, क्या ये जो पूरा कार्यक्रम है, हम उत्पादों की बात करें या फिर दूसरे क्षेत्रों की बात करें, लोकल से ग्लोबल बनाने का एक प्रयास है? बिल्कुल प्रयास है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बाहर से लोग ट्वीट भी कर रहे थे इसके बारे में कि तो ग्लोबल था ही, क्योंकि काशी खुद भी एक, काशी और तमिल 2 संस्कृतियां है ना इसमें, जिसमें पूरे विश्व से लोग इस पर नजर रखते हैं। आप देखेंगे काशी में भी आप फॉरनर जिन 2 सबसे ज़्यादा आते हैं खासकर आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए, और ऐसे ही तमिलनाडु में भी आप देखेंगे तो लोग फॉरनर ज़्यादा आते हैं। तो ग्लोबल एक दृष्टिकोण दोनों संस्कृतियों का है, तो नज़र रखा गया था उसी तरह से। और जिस तरह से मद्रास IIT ने एक वेबसाइट बनाकर और उससे लोगों को आवेदन आमंत्रित किए कि जिनको इस समागम में अलग क्षेत्रों के लोगों को काशी आना था, तो उसमें भी बहुत से लोगों के आपने देखे जो ग्लोबल बाहर रहते हैं, नराई हैं, उनके मदर फादर तमिलनाडु में रहते हैं और कोई डॉक्टर हैं, तो वो लोग भी आए थे। मतलब ऐसे लोग आए थे जो 80 साल के हैं, लोग भी आए थे। तो इससे तो ग्लोबल ये पूरा जो आयोजन था, ये एक तरह से पूरा ये एक इसका वैश्विक दृष्टिकोण भी था, और वो स्वाभाविक भी था, क्योंकि अगर आपको नए बाजार, नई संभावनाएं संस्कृति में खोलनी है तो उसको एक वैश्विक रूप देना पड़ेगा, तभी वो चीजें आगे बढ़ेगी। हम सिर्फ एक दायरे में बांधकर किसी संस्कृति को आगे या किसी भी आयोजन को हम उसके कई सारे आयाम नहीं छू सकते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से ये एक पूरा आयोजन था, इसमें ग्लोबल इसकी पूरी एक दृष्टिकोण था, वैश्विक दृष्टिकोण था। और आप देखें ट्वीट्स, आप देखेंगे लोग राई बहुत से तो जो बाहर बैठे हुए हैं, कोई जर्मनी में है, लंदन में है, वो सब बैठ के इस आयोजन के फोटो ट्वीट कर रहे थे। तो इससे साबित होता है कि इसने सरहदें तोड़ी हैं, और बाहर भी इसका एक, इससे आने वाले समय में जो लोग बाहर रहते हैं, कभी वो इंडिया आएंगे तो निसंदेह वो तमिलनाडु और काशी जाएंगे। तो इसका एक ग्लोबल अप्रोच था इसके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पहले आपके आने से पहले हम और रुद्र जी इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि 2500 लोग नहीं, ये अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जो वापस जाएंगे और काशी के बारे में बताएंगे, जो काशी की महत्ता है, जो बदली हुई काशी है, जो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। लेकिन जब हम सहभागिता की बात करें, भूमिका की बात करें, तो जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका, शिक्षा मंत्रालय जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी थी, पर्यटन मंत्रालय, लेकिन इसके साथ साथ रेलवे और IRCTC की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि रेलवे ने भी व्यापक तैयारी कर रखी थी कि इन 2500 लोगों को अलग अलग 12 जत्थों में कैसे तमिलनाडु से काशी की धरती पे लाना है और क्या पूरी प्लानिंग थी। एक बार ये भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों पे आते हैं। तो रेलवे और IRCTC की हमने तैयारियों की बात करें तो तमिलनाडु से वाराणसी तक लाने के लिए IRCTC ने कई ट्रेनों में विशेष कोच की सुविधा दी थी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एक बड़ी संख्या थी, 2500 से अधिक लोगों को इस काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में लाना था। रामेश्वरम से बनारस तक आने वाली बनारस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन किया गया, और मकसद यही था कि जो यात्रा हो सुगम हो, सरल हो और आसानी से लोग यहां तक पहुंच सके। चेन्नई सेंट्रल से गया जंक्शन तक जाने वाली गया साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी संचालन किया गया, और इसमें अलग अलग समय पे जो समूह है, जो 12 समूह है, 12 जत्थे हैं, उनको लाया गया। एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक कोच एक्स्ट्रा लगाया गया, ताकि जो 2500 लोग तो चिन्हित थे, लेकिन इसके साथ साथ जो और भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे,
वो इसमें आ सके। 12 समूह में लगभग 3000 से अधिक मेहमानों को ट्रेन से आने की सुविधा भी दी गई, क्योंकि तमिलनाडु से तो और भी लोग इसमें इस पूरे 12 समूहों के साथ आ रहे थे। मेहमानों के खाने पीने से लेकर होटल तक की जो सारी सुविधा थी, IRCTC ने पूरा प्लान कर रखा था और एक रोड मैप बना रखा था कि काशी के साथ साथ जब कब प्रयागराज जाना है, कब अयोध्या जाना है, और उनके साथ IRCTC की एक पूरी टीम, रेलवे की एक पूरी टीम रहती थी, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम था काशी तमिल संगमम। रुद्र जी, कैसे देखते हैं इस पूरी तैयारी को? जब हम जिला प्रशासन की बात कर रहे होते हैं, राज्य सरकार की बात कर रहे होते हैं, रेलवे और IRCTC की बात कर रहे होते हैं। देखिए, बृहद तैयारी। आप जबलपुर का मैंने वो वीडियो देखा था रेल मंत्री जी का, कि जब उन्होंने जबलपुर में काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस रुकी थी तो कैसे लोगों ने माला पहना के स्वागत किया था। अगर आपको याद हो, इस ट्रेन में घुसते हुए आपको जो सबसे पहले व्यक्ति मिलता था वो वड़क्कम कह के स्वागत करता था। जी, अभी अश्विन वैष्णव जी ने एक नई घोषणा की थी, उन्होंने कहा काशी तमिल संगमम नाम की एक ट्रेन चलेगी, एक एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। और जब वो बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा सा एक वो उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया था, उसमें एक व्यक्ति ने कहा क्या हमें वहां मेन्यू में डोसा मिल जाएगा? हाँ। तो रेल मंत्री जी ने उसकी भी सहमत दी थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप था वो। रेल मंत्री जी बोल रहे थे, जिलाधिकारी S राजलिंगम जी उसका अनुवाद कर रहे थे। हाँ। और उस पूरे अनुवाद से यही निकल के आ रहा था कि बैरियर टूट रहे हैं, और वो बैरियर हर जगह पे टूट रहे थे, हर मंत्रालय से टूट रहे थे। जो संस्कृत को लेकर, जो काशी विश्वनाथ जी को लेकर एक बहुत दूरी हो चुकी थी, वो अब सिमट रही थी। उस सिमटने के बीच का पर्याय बनना था रेलवे। खान पान को लेकर एक जो बहुत दूरी तय हो चुकी थी, जैसे आशीष जी ने कहा, वो मिठास की जो ज्यादा था, वो मिठास को थोड़ा सा उन्होंने भी एडजस्ट किया है, हमने भी थोड़ा एडजस्ट किया। तो संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा, हथकरघा, हस्तलिपि, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बैरियर टूट गए हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले 1-2 साल में आपको इसका असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा सांस्कृतिक उत्कर्ष के रूप में। बिल्कुल। आशीष जी, एक लास्ट कमेंट, समय की बेहद कमी है, क्या आपको लगता है ऐसे और भी कार्यक्रम होने चाहिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर, ताकि संस्कृति भी बढ़े, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो, जहां पर रोजगार की भी संभावनाएं बढ़े, पर्यटन भी बढ़े, और आना जाना हो, अतिथि देवो भव की अपनी संस्कृति रही, अपनी सभ्यता रही है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, काशी तमिल संगमम चल रहा है, इसी बीच में आप देखेंगे कि मैं वहाँ पे था, कर्नाटक के कुछ लोग, कम से कम 100 लोगों का एक जत्था बनारस आया हुआ था, और आज के कुछ लोग कल या परसों, कल शायद मुख्यमंत्री से भी मिले थे। तो ये चलता रहेगा, क्योंकि अब जब तमिलनाडु से लोग आए हैं, तो आने वाले समय कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सबके लोग भी उस एक अप्रोच लेकर, एक दृष्टिकोण लेकर पहुंचेंगे। तो ये आयोजन आपको आने समय में आप देखेंगे, अगले साल आप, मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे आयोजन, बड़े आयोजन होंगे। और ये जो एक गैप है उत्तर दक्षिण का, जो लोगों ने एक हिंदी भाषी, दक्षिण भाषी, उत्तर भाषी भाषाओं का एक जो ये टूट जाएगा। और जैसे जैसे टूटेगा, एक राष्ट्रवाद, एक बृहद भारत, अपना भारत की एक भावना आगे बलवती होगी। और ये एक भारत अपने पैरों पर एक विश्व गुरु बनने की दिशा में एक प्रयास होगा, और ये भारत एक नए भारत के रूप में उभरेगा। आप सही कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम नए भारत की बात करते हैं। तो इसमें यह जरूरी है कि जो शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्म, रोजगार, पर्यटन, ये सब मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे। और इस कार्यक्रम का मकसद भी ये भी था कि युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रेम को और जागृत करना है, नेशन फर्स्ट। उसके बाद दूसरी चीजें, और इसका जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आज समापन हो गया, और 30 दिन तक जो काशी में उत्सव था उसको आज समापन हुआ है, और एक बड़ी संभावनाओं के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। आशीष जी और रुद्र प्रताप जी, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने स्पेशल शो में इस बात पर चर्चा की कि जो 30 दिन तक काशी तमिल संगमम कार्यक्रम चला, 19 नवंबर से लेकर आज तक, यानी 16 दिसंबर तक, इसमें 12 जत्थे, 12 समूह जो वहां पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में ये बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वापस जब वहां का तमिलनाडु पहुंचे हैं, तो वहां पर भी काशी, जो बदली हुई काशी है, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और इसका जो असर है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पर, या फिर कहें तमिलनाडु पर, जरूर पड़ेगा। नमस्कार।